गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर लॉडिंग गुड। आज 7 जुलाई 2020 है, दिन है ट्यूसडे। दिन की शुरुआत करेंगे वोल्टेयर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट के साथ। मैं चाहता हूं कि इस कोट के बारे में आप सोचें, ऑब्जर्व करें। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। जो सामान्य बुद्धि है ये इतनी भी सामान्य नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें जो हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो हैं, उसको हम कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। जनरली लोगों का मानना यह है कि ऐसा वक्त भी था जब इंटेलिजेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, लेकिन आज बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने भी ये प्रूव किया है, एक्सपीरियंस भी आप कर सकते हैं इसके बारे में, कि इंटेलिजेंस जो है उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉमन सेंस। और जो हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आपके लॉजिक, जो आपकी एक तार्किक शक्ति है उसका, और आपके जो इमोशंस हैं, इन दोनों का अगर फाइन बैलेंस है तो हर एक क्षेत्र में आप एक अच्छा जीवन, चाहे प्रोफेशनल लेवल पर हो, चाहे पर्सनल लेवल पर हो, राइट, इंडिविजुअल लेवल पर हो, ओवरऑल देखा जाए तो आप सक्सेसफुल होंगे। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स को कवर करता है ये स्मार्ट कोर्स। भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने अपने बेस्ट इनपुट्स इस स्मार्ट कोर्स को डिज़ाइन करने के लिए दिए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। 10 जुलाई 2020 तक ईएमआई की ऑफर भी चल रही है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ईएमआई ऑफर। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर फ्रेंड्स। मैंने कमेंट्स देखी, और कल का जो वीडियो था उसकी कमेंट्स मैंने पढ़ी, और मीन्स मैं बहुत ही खुश हूँ कि जो एक चैलेंजिंग दिन था, मैंने तो अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतनी हिम्मत से डे को टैकल किया। लेकिन फिर आपकी कमेंट्स जो मैंने देखी तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव फील हुआ, कि ऐसा लगा कि ओके, यू आप जो आप लोग हैं रेगुलर स्टूडेंट्स या फिर नए भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई कैन से इन वन वर्ड के आप बहुत ही सेंसिबल लोग हैं। सेंसिबल जो हैं यानी कि समझदार, राइट, सिचुएशन को समझना उसको, तो समथिंग लाइक दैट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हमने 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो क्रॉस कर लिए हैं, अब धीरे धीरे हम 9 मिलियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आज आपका पहला दिन है, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हिट द सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि स्टडी आईक्यू टीम के द्वारा जो ऑसम वीडियोस बनाए जाते हैं, ये सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, और आप जो बेस्ट चीज़ें जो हो रही हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर जनरल अवेयरनेस के फॉर्म में भी आप चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो आई स्ट्रांगली बिलीव स्टडी आईक्यू इज़ ए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं डियर फ्रेंड्स 6 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। आसाम फ्लड्स, ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है। बीजिंग्स गिफ्ट टू हांगकांग, ये टेलीग्राफ, सॉरी नॉट, यस टेलीग्राफ, सॉरी, ये टेलीग्राफ में कहीं कंफ्यूजन हो जाए। टेलीग्राफ नाम का जो द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर जो है उसका है ये, और बाकी के जो आर्टिकल्स हैं ये आर्टिकल्स द हिंदू में से हैं। और फिर कुछ न्यूज़ आइटम्स को देखेंगे। आसाम फ्लड्स, कल मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आसाम फ्लड्स को लेकर, तो ये रहा वो आर्टिकल। आसाम फ्लड्स जो हैं वो न्यूज़ में हैं, लेकिन कोविड-19 और दूसरे कुछ ऐसे बड़े बड़े इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी वजह से शायद इस न्यूज़ आइटम को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली है। नॉर्थ ईस्टर्न न्यूज़पेपर्स में तो इसको अच्छी तरीके से कवर किया गया होगा, लेकिन एनीवे दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जियोग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको देखिएगा। सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, दूसरी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में या फिर मेंस में, तो उसमें आपको रीजंस पूछे जाते हैं, और ये जो रीजंस हैं वो आपको बेसिक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ओवरऑल जो जियोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग है, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटीज़ की जो बुक्स हैं, तो इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। मैं चाहता हूं कि अगर आपने शुरुआत की है और वक्त है आपके पास, अगेन चॉइस आपकी है, दिस इज़ जस्ट माय
एडवाइस कि आप सिक्स्थ स्टैंडर्ड से इसको पढ़िए। लेकिन आपको कैसे पढ़ना है इस सिक्स स्टैंडर्ड की बुक को? यू हैव टू रीड इट लाइक एन एडल्ट के 21 ईयर्स की अगर आपकी एज है तो फिर सिक्स्थ स्टैंडर्ड में जो टॉपिक हैं वो बच्चों को पढ़ाने के लिए है, लेकिन आपको उसको एक बच्चे की तरह नहीं, आपको एक एडल्ट की तरह उसको पढ़ना है, अलग अलग एंगल से चीज़ों को देखना है। और जब आप ये सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ ये सारे क्लासेस की जियोग्राफी ख़त्म करेंगे और 11th 12th की जियोग्राफी जब आप पढ़ेंगे तब बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगी कि रिपीट हो रही है, लेकिन उसकी डेप्थ जो है वो 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ में और ज़्यादा गहरी होती जाती है। एनीवे, मैं आपके ऊपर वो छोड़ूंगा, राइट। कुछ बेसिक्स की तैयारी जो है वो आपको खुद को करनी है। अब आसाम जो है उसको आप लोकेट कीजिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है। इसमें एक स्टेट बाकी है, दैट इज़ सिक्किम। आसाम देखिए कितना ब्यूटीफुल होगा। मैं कभी नहीं गया वहाँ पर, मैंने आसाम के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं, लेकिन आप सोचिए कि एक मानस नेशनल पार्क है वहाँ पर, नामेरी नेशनल पार्क है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, फिर मजूली नाम का एक रिवर आइलैंड यहाँ पर है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये हमारे देश का सबसे बड़ा, देश का तो है ही, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द वर्ल्ड, शायद वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा ये रिवर आइलैंड है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो फैक्ट मैंने देखा नहीं, ये एक बहुत ही अच्छी तस्वीर मेरे पास कंप्यूटर में थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसको शेयर किया जाए। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक स्पीसीज़ है, एक प्रकार का आपका ये एप है, राइट, या फिर जनरली हम कहते हैं एक प्रकार का बंदर। तो ये हैं हुलांगा पार गिबॉन सेंचुरी। ये जो बंदर है इसको कहते हैं गिबॉन, राइट। और इसकी एक खासियत ये है कि ये ज़ोर से चिल्लाता है। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब में आप गिबॉन को लेकर एक दो वीडियोस देख लीजिए, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट। ये जो गिबॉन सेंचुरी है इसके बारे में भी 5-10 मिनट की रिसर्च कर लीजिएगा। आसाम के बारे में थोड़ी बहुत 10-15 मिनट की रिसर्च जो है वो कर लीजिएगा। बिहू फेस्टिवल आसाम के साथ जुड़ा हुआ है, ये कल्चरल फेस्टिवल्स। द रीज़न आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज ये डियर फ्रेंड्स आप देखिए कि 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आसाम में, उसमें से 18 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये फ्लड की वजह से अफेक्ट हो गए हैं। मिलियंस यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा लोग जो हैं उनका जीवन अफेक्ट हुआ है। 37 लोगों की जान चली गई है इस फ्लड की वजह से। और आसाम एक ऐसा राज्य है जहां पर हर साल ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती हैं। उसके पीछे मेन रीज़न है ब्रह्मपुत्रा रिवर, राइट। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर आप देखिए, इसका पूरा कैचमेंट एरिया देखिए, कितनी छोटी बड़ी नदियां जो हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इसके ट्रिब्यूटरीज या फिर जो नदियां हुए जो इसके साथ जुड़ी हुई, तो ये सारे नाम जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन लेट मी टेल यू कि आपको एक ही दिन में सारे नाम याद करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको ये चीज़ें याद कैसे रहेगी उसकी भी एक टेक्निक है। आप बार बार इसको रिवाइज़ कीजिए, राइट। हफ्ते में 3-4 बार अगर आप इसी मैप को देखेंगे, राइट, अलग अलग, जैसे कि आई विल स्टार्ट विथ हियर कि सबसे पहले दिबांग, उसके बाद लोहित, तो ऐसे 4-4 रिवर्स जो हैं उनके नाम याद रखते जाइए। दूसरी 4 रिवर्स ले लीजिए। तो इस ऐसे अलग अलग तरीके से आप बार बार रिवाइज करेंगे तो ये सारे नाम जो हैं वो आपको बाय हार्ट हो जाएंगे। अब ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो सिर्फ इसका रीज़न नहीं है। ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर है, बहुत बड़ी नदी है, एंड यू कैन सी कि ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर भी है। इसकी शुरुआत जो है वो तिब्बत में होती है और फिर भारत में एंटर होती है और उसके बाद ये बांग्लादेश चली जाती है। इज़न्ट इट? ये बेसिक चीज़ें आपको शायद पता ही होगी। ओके, रीजंस की बात करें तो फर्स्ट रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल, राइट। तो दिस इज़ वन रीज़न, बारिश का पानी जो है वो नदी में ऐड होता है तो इसकी वजह से फ्लडिंग। दूसरी चीज़ कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो बहुत सारी अलग अलग जगहों से पास होती हैं, तो अपने साथ सिल्ट और पानी लेकर आती हैं, तो इसकी वजह से फ्लडिंग होता है। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि ये पूरा रीजन जो है ये अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, तो नदियाँ जो हैं वो थोड़े थोड़े टाइम पर अपना रूट जो है वो चेंज करती रहती हैं। फिर नंबर 4 इज़ डैम्स। ह्यूमन बींग्स ने जो डैम्स बनाए हैं, ये
तीन चार रीजंस जो हैं, ये टोटल चार रीजंस जो हैं ये मैन मेड हैं। यहाँ पर तीन रीजंस जो हैं ये नेचुरल रीजंस हैं, राइट। हैवी रेनफॉल, नदी का जो एक नेचर है, फिर अर्थक्वेक के साथ जुड़ा हुआ जो एंगल है, और यहाँ पर देखिए मैन मेड में डैम्स हम बनाते हैं। डिफॉरेस्ट्रेशन, जब आप पेड़ काटते हैं तो जो सिल्ट और ये सारी चीज़ें होल्ड करने की जो क्षमता है उसकी चली जाती है, और फिर मिट्टी जो है वो बारिश के साथ साथ नदियों में एंटर होती है। धीरे धीरे ये मिट्टी जो है वो जस्ट लाइक एक बकेट के अंदर आप स्टोन्स ऐड करते जाएंगे तो फिर पानी बाहर दूसरी जगह मीन्स पानी जो है वो बाहर निकलने लगेगा, इज़न्ट इट। इन द सेम वे नदियों के साथ भी यही होता है। एम्बैंकमेंट्स और हैबिटेशन यानी कि घर और ये सारी चीज़ें बनाना। तो ये कुछ मैन मेड और नेचुरल रीजंस, आपको ये सात रीजंस जो मैंने बताए हैं वो रीजंस आपको पता होने चाहिए। अब इसको लेकर सरकार क्या कर रही है या फिर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे मेजर्स हम उठाते हैं, राइट। एम्बैंकमेंट्स यानी कि यहाँ पर ऐसी एक रिवर फ्रंट क्रिएट कर देना, बड़ी वॉल्स क्रिएट कर देना, तो ये एक चीज़ करते हैं। और ड्रेजिंग करते हैं यानी कि जो मिट्टी और ये सारी चीज़ें हैं उसको निकाला जाता है ताकि ज़्यादा पानी कैरी करने की कैपेसिटी जो है वो नदिया की हो जाए। लेकिन क्या ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है? ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसका अगर कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है तो चार देशों को मिलकर निकालना होगा। यहाँ पर चार देशों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो भूटान से भी एक रिवर जो है उसका पानी इवेंचुअली ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है, राइट। फिर ये जो दूसरी नदियाँ हैं हमारी उसका भी पानी, तो भूटान भी इसमें एक एक स्टेक होल्डर बन गया है ब्रह्मपुत्र का। तो चार देश हैं, एक है चाइना, इंडिया ऑफ कोर्स, ये ध्यान में रखना है आपको, हाँ, ये नाम जो मैं लिख रहा हूँ, बांग्लादेश और भूटान। भूटान क्यों? क्योंकि भूटान की ये वाली जो रिवर है फॉर एग्जांपल, तो ये भी ब्रह्मपुत्र में पानी ऐड करती है, ओके। तो हमें चाहिए एक इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट प्लान जिसमें ये चारों देश मिलकर एक बड़े लेवल पर इसको सॉल्व करने के प्लान बनाएं। अकेला भारत इसमें कुछ करता रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं, हर साल यही चीज़ होती रहेगी। तो ये दो पॉइंट्स हैं, इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट प्लान और चारों देशों को मिलकर ये प्लान करना होगा, तब जाकर ये जो एनुअल प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगा। आई होप आपको नई इंसाइट मिली होगी इस डिस्कशन से। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ये है हांगकांग। हांगकांग आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये रहा मकाओ जो पोर्तुगल के कंट्रोल में है, और उसके थोड़े ही दूर आई थिंक 30-35 किलोमीटर्स ऐसा कुछ हैं दूर हैं हांगकांग। ये रहा चाइना, एज यू कैन सी ये साउथ चाइना सी है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यही हांगकांग आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, राइट। तो ये रहा हांगकांग, ये पूरा जो आप देख सकते हैं ये टेरिटरी, दिस इज हांगकांग, ओके। नाउ हांगकांग जो है 1990 मीन्स ब्रिटेन की एक लीज चल रही थी, एक प्रकार से एक लॉन्ग टर्म लीज थी, 99 ईयर्स की ये लीज थी, और ये लीज जो है वो ख़त्म हुई 1997 में। तो 1997 में ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ने दे दिया इस हांगकांग को, चाइना के हवाले कर दिया कि हमारी लीज ख़त्म हो गई है, आप अब हांगकांग जो है उसको संभालिए। 1997 की ये बात है। उस टाइम पर चाइना ने ये कमिटमेंट दिया था कि हम इस पर्टिकुलर रीजन को एक सिस्टम के तहत, वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल्स के तहत हम इसको ऑपरेट करेंगे। एक देश, चाइना और हांगकांग दोनों एक ही देश हैं, लेकिन ये दो सिस्टम से चलेंगे। चाइना मेनलैंड जो पोर्शन है, जो मेन चाइना है, वहाँ पर अलग प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस, और यहाँ पर एक प्रकार से डेमोक्रेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे। 23 ईयर्स इस बात को ख़त्म हो गया, 1997 से 2020 देखे तो 23 ईयर्स मीन्स एक प्रकार का ये एनिवर्सरी चल रही थी। और इसी फेज़ में चाइना ने हांगकांग को एक गिफ्ट दिया। ये गिफ्ट है न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ। बहुत ही डेंजरस है ये। हांगकांग के साथ किसी भी प्रकार के कंसल्टेशन के बिना इसको पास किया गया। सेकंड थिंग, हांगकांग के जो रेसिडेंट्स हैं उनकी फ्री स्पीच, उनकी जो स्वतंत्रता है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है ये न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ। अगर आप चाइना के खिलाफ कुछ भी कहेंगे
तो फिर आपको जेल भी हो सकती है। और इतना ही नहीं, आपकी जो ट्रायल्स है पूरी पूरी कार्यवाही जो है वो सीक्रेसी में होगी। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो जजेस को सिलेक्ट करेंगे। बेल प्रोविजंस भी उसमें बहुत ही अलग किए गए हैं ताकि आपको बेल भी ना मिले। तो यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करने की एक बात है कि हांगकांग के लोग जो हैं उनकी जो विचार हैं, उनकी विचारधारा जो है उसको कंट्रोल करने की बात हमें इस न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ में देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? उसके पीछे रीज़न यह है कि चाइना का ये मानना है, देखिए हांगकांग जैसे मैंने बताया 1997 तक ब्रिटेन के कंट्रोल में था। तो वेस्ट या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसकी जो एक फ़िलोसॉफी है, उसका जो एक कल्चर है वो आपको यहाँ पर हांगकांग में आपको, अब देखिए लैंग्वेज यहाँ पर कैंटनीज और इंग्लिश दोनों यहाँ पर बोली जाती है। एक मेरे दोस्त थे, बहुत टाइम हो गया है उनके साथ बात नहीं हुई है, लेकिन ही वॉज फ्रॉम हांगकांग। तो उनका इंग्लिश जो है वो बहुत ही अच्छा था। मीन्स तो आई वॉज वंडरिंग के एज यू नो कि वो थोड़े मीन्स चाइनीज़ जो एक व्हाट वी से उनका जो पूरा फेशियल स्ट्रक्चर एवरीथिंग जो है वो आई कैन फाइंड द राइट वर्ड, लेकिन वो चाइनीज़ दिखते थे, लेकिन इंग्लिश बहुत ही ब्रिटिश इंग्लिश वो बोलते थे। तो आई वॉज मैं उनको पूछ रहा था कि हाउ इज़ इट कि आप इतने मीन्स आपका जन्म यहाँ पर हुआ था? देन ही सेड नो, मेरा जन्म जो है वो हांगकांग में हुआ था। और फिर उन्होंने मुझे एक ब्रीफ हिस्ट्री दी हांगकांग के बारे में। उस टाइम पर मैं सिविल सर्विसेज और इन सारी चीज़ों में इतना इंटरेस्टेड नहीं था। आई वॉज ऑल्सो ए स्टूडेंट एट दैट टाइम, आई एम ए स्टूडेंट एट ना अभी भी, लेकिन उस टाइम पर आई वॉज लिटरली 23-24 समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने मुझे ये पूरी स्टोरी जो है वो बताई इसके बारे में, तो भी मुझे क्लिक नहीं हुई। लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना, जब हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें मैं पढ़ने लगा, तब मुझे उनकी बात याद आई कि उनका जो पूरा कल्चर है वो जिस प्रकार से मैं फिर ऑब्ज़र्व करने लगा, मैं याद करने लगा कि उनका जो रहने का तरीका था वो चाइनीज़ नहीं था, वो एशियन नहीं था, वो मिक्स था। उसमें एक टच ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड भी था, उसमें टच ऑफ हांगकांग का जो एक यूनिक कल्चर है जिसमें खाने पीने की चीज़ें चाइनीज़ के साथ साथ ब्रिटिश और वेस्टर्न वर्ल्ड की भी आपको देखने को मिलती हैं। तो उस प्रकार का था उनका ये जीवन। तो ये जो हांगकांग है ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक ऐसी जगह है कि वेस्ट मीन्स एशिया में एक ऐसी जगह जहाँ पर वो प्राइड लेते हैं कि यू नो कि हांगकांग जो है वो हमारे कंट्रोल में था, हम हांगकांग को रूल करते थे, और आज देखिए हांगकांग कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। और अब जिस प्रकार से चाइना वर्सेस वेस्टर्न वर्ल्ड खास करके यूएसए में देखने को मिल रहा है, तो उसमें चाइना जो है वो अपना एक इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि वी आर द बेस्ट एंड नॉट यू गाइस, राइट। तो आपकी डेमोक्रेसी, ये जो आपकी विचारधारा है डेमोक्रेसी और स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं चलेगी। तो उसका एक बहुत ही डीप लेवल जो है वो मैंने आपको बताया है कि सिर्फ जो ऊपर से हमें चीज़ें नज़र आ रही है वो नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर डेमोक्रेसी जो एक वेस्टर्न विचारधारा है, तो उसका एक जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वेस्टर्न विचारधारा के साथ ये जो चाइना का सो कॉल्ड ऑथोरिटेरियन रेजिम है, तो उसके बीच में एक क्लैश हमें देखने को मिलते हैं। और चाइना जिस प्रकार से अलग अलग जगहों पर आप देखिए हमारी टेरिटरी में इंक्रोच करने की बात है, फिर साउथ चाइना सी जो है वहाँ पर ट्रबल क्रिएट करता रहता है। यूएसए के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है, और हांगकांग को लेकर कनाडा जो है, कनाडा ने अनाउंस कर दिया है कि वो जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो सस्पेंड कर रहे हैं हांगकांग के साथ। ब्रिटेन ने ये बता दिया है कि अगर कोई हांगकांग के लोग जो हैं वो बेइजिंग की वजह से वहाँ पर मीन्स हांगकांग को छोड़कर अगर ब्रिटेन यूके आना चाहते हैं तो उनके लिए ये दरवाजे जो हैं वो खुले हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखिए कनाडा, ब्रिटेन, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया ये विचारधाराओं का, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है ये हमारे फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशंस के, और स्पेशल एनवॉय थे वो वेस्ट एशिया में। मनमोहन सिंह साहब की जब गवर्नमेंट थी उस टाइम पर CR गारे खान इनका नाम है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको बीच के कुछ पॉइंट्स में ऐसा लगेगा कि ये आर्टिकल जो है वो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और उनकी तारीफ़ करने के लिए लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है।
इस आर्टिकल में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। जो ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने निकाल दिए हैं इसमें से, आप अगर चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं, इट्स ऑन यू। लेकिन जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। यहाँ पर एक कोट इन द सेंस के जो चाइना के आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर ने या फिर चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक ट्वीट किया है, और ये है कि चाइना हैज़ डिमार्केटेड बाउंड्री विद 12 ऑफ इट्स 14 नेबर्स। चाइना के 14 नेबर्स हैं, उसमें से 12 देशों के साथ उन्होंने बहुत ही पीसफुल नेगोशिएशन से लैंड बॉर्डर्स के जो इश्यूज थे उनको उन्होंने बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडली कोऑपरेशन में कन्वर्ट कर दिया है। आई थिंक मीन्स फॉरेन मिनिस्ट्री जो हैं चाइना की वो जोक्स भी अच्छे कर लेती हैं। ये एक बहुत ही अच्छा जोक है, रियलिटी से बहुत दूर है ये बात कि फ्रेंडली कोऑपरेशन। साउथ चाइना सी जो हैं उसके जो देश हैं उनको पूछिए कि कितने फ्रेंडली हैं, भूटान को पूछिए कितने फ्रेंडली हैं, रशिया के भी कुछ रीजन में ये क्लेम करते रहते हैं, और तिब्बत को पूछिए कि क्या हुआ उनके साथ, भारत के साथ क्या हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मीन्स हम सब जानते हैं, इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन की है। यहाँ पर जब ये जो एम्बेसडर साहब हैं तो वो मिसेस इंदिरा गांधी जी के साथ जब काम करते थे तब उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी जी ने ये बताया था कि आई कैन थिंक ऑफ ए time down the road in future when we might have normal peaceful relations with Pakistan but never with China because China basically is an expansionist power। इंदिरा गांधी जी ने एक वक्त ऐसा था जब बताया था कि शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ नॉर्मल हो जाएंगे लेकिन चाइना के साथ नहीं, क्योंकि चाइना जो है वो एक एक्सपांशनिस्ट, जो विस्तारवादी एक विचारधारा वाला देश है। इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करें डियर फ्रेंड्स, तो इसमें कोई भी आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता है, कोई भी आपका परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। फ़िलहाल चाइना और पाकिस्तान जो हैं जो हमें दुश्मन नज़र आ रहे हैं, राइट। शायद आने वाले 10, 15, 20 साल, 50 साल, आई एम नॉट श्योर कब तक ये ऐसा ही माहौल रहेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक वक्त आए जब चाइना और पाकिस्तान जो है वो भारत के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएं। आप शायद ये चीज़ को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट ना कर पाएँ, लेकिन आई विल गिव यू वन एग्जांपल। वर्ल्ड वॉर 2, अब देखिए फ्रांस, यूके और जर्मनी क्या रिलेशनशिप थे उनके, और आज देखिए उनके रिलेशनशिप काफ़ी पीसफुली वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। इनफैक्ट जॉइंट कोऑपरेशन, यूनिवर्स, बहुत सारी चीज़ें जॉइंट में करते हैं। तो आज से 50-70 ईयर्स पहले आप किसी को बताते, 80-90 ईयर्स पहले कि ऐसा हो सकता है, तो शायद आपको कोई लोग पागल कह दें, लेकिन दिस इज़ पॉसिबल। और ऐसा एक एग्जांपल नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्रस्ट नाम की कोई मीन्स देयर इज़ नथिंग दैट वी कैन कॉल ट्रस्ट, राइट। और रोनाल्ड रेगन का कहना था कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, मिसेस गांधी का कहना था वेरीफाई एंड स्टिल नॉट ट्रस्ट, यू हैव टू लुक आफ्टर योर ओन बैक। आपको देखना चाहिए कि आपके इंटरेस्ट क्या है, देश का जो इंटरेस्ट है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंडियन फॉरेन सर्विसेज, कि आपके देश के हित के लिए क्या है। और एक पत्र लिखा था जवाहरलाल नेहरू साहब ने एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को, और उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो फॉरेन पॉलिसी है ये बहुत ही शेल्फिश है, सेल्फिश यानी कि बहुत ही एक जो हम कहते हैं स्वार्थ। तो इसके आधार पर यह है कि देश का स्वार्थ जो है, इंटरेस्ट जो है, वो सबसे पहले देखा जाता है। और हमें पता है कि इससे पहले कि हमारे डिस्कशन में हमने देखा था कि कैसे वी.के. कृष्णा मेनन जो हैं वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि चाइना के ऊपर अटैक हो सकता है, और फिर जवाहरलाल नेहरू भी मानने को तैयार नहीं थे कि भारत के ऊपर चाइना अटैक कर सकता है, और फिर यही हुआ। एनीवे, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि हर एक सरकार के टाइम पर नेशनल इंटरेस्ट जो है वो चेंज होते रहता है। नेहरू जी के टाइम पर नेशनल इंटरेस्ट अलग थे, अब वो सही थे गलत थे आज के ज़माने को ध्यान में, आज यहाँ पर बैठकर अगर हम कहें कि वो सही थे वो गलत थे, दैट्स ए टोटली डिफरेंट थिंग। लेकिन सिविल सर्विसेज की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको न्यूट्रलिटी के साथ इसको देखना चाहिए। कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कहेंगे नेहरू जी जो हैं वो गलत थे, उन्होंने ही देश को बर्बाद किया है, शायद आपने ये सारे स्टेटमेंट सुने होंगे। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बताएंगे कि ये जो फ़िलहाल नरेंद्र मोदी की सरकार है ये देश को बर्बाद कर देगी। तो ये उनके विचार हैं, वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं, लेकिन आपको न्यूट्रल होकर एज अ थर्ड पार्टी
देखना होगा कि थर्ड पार्टी इन द सेंस के दो जो विचारधारा है उसमें से आप अलग हो जाइए, डिटैच हो जाइए और देखिए, तो आप समझेंगे कि हमारे परसेप्शन जो है नेशनल इंटरेस्ट के वो चेंज होते रहते हैं, हर एक लीडर के साथ चेंज होता है। हो सकता है कि एक ही सरकार, एक ही बीजेपी की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो चीज़ उनको सही लगती थी वो नरेंद्र मोदी की सरकार में वो चीज़ शायद गलत हो, या फिर सही हो और उस टाइम पर वो गलत थी। तो ये अलग अलग टाइम पर, तो इट्स ऑल अबाउट टाइम। समय के साथ साथ हमारे जो परसेप्शन है, हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो चेंज होते रहते हैं। फिर बात करें गैंगस्टर ऑफ कानपुर के बारे में, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। आपको पता होगा कि हमारे देश के, या फिर आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के 8 पुलिसकर्मी जो हैं उनकी हत्या हो गई। वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, विकास दुबे और समथिंग लाइक दैट उनका ना कुछ नाम है। तो उनको पकड़ने के लिए गए थे, कानपुर का ये इंसिडेंट है, और वहाँ पर 8 पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हो गए, या फिर वो बैटल कैजुअल्टी हो गए। अभी एक बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है ये जो दुबे हैं, 5 डजन से भी ज़्यादा केसेस हैं उनके खिलाफ। कैन यू बिलीव? मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, 5 डजन, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 60 केसेस वायलेंट क्राइम्स अगेंस्ट, मीन्स वायलेंट क्राइम्स में ये इन्वॉल्व हैं। और सबसे दुखद बात जो है वो ये है कि ये गैंगस्टर को कैसे पता चला कि पुलिस जो है वो रेड करने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए आ रही है। किसी ना किसी व्यक्ति जो यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस वाला बनकर घूमता है, उसी व्यक्ति ने इस गैंगस्टर को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी, इसलिए। और ये एक और प्रश्न भी बनता है, मीन्स कि कि अगर कोई जंगल में, आप जंगल में खड़े हैं और कोई शिकार करने के लिए एक शिकारी जो है वो जंगल में एंटर होता है और वो आपको पूछता है कि भाई शेर कहाँ पर हैं, और आपको पता है और आप उसको लोकेशन दिखाते हैं कि शेर जो है वो उस तरफ है, तो बड़ा क्रिमिनल कौन हुआ? गैंगस्टर के साथ साथ आपने भी वो जो शिकारी हैं उसके साथ साथ आपने भी शिकारी की मदद की, और शेर जो है उसका शिकार हो गया। तो यहाँ पर गैंगस्टर ने तो अटैक किया और वो तो गुनहगार हैं ही, लेकिन जिस व्यक्ति ने उस गैंगस्टर को इन्फॉर्मेशन दी थी वो भी उतना ही बड़ा गुनहगार हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे देश में इतने बड़े गैंगस्टर्स क्यों हो जाते हैं? और जहाँ तक मेरी समझ है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको ऐसा कोई ना कोई गैंगस्टर देखने को मिलेगा ही। अलग अलग लेवल होते हैं हर किसी के। एक राज्य में अगर आप देखें तो जितने डिस्ट्रिक्ट्स उतने आपको गैंगस्टर्स देखने को मिल ही जाएंगे। तो आप सोचिए हमारे देश में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो कितने गैंगस्टर होंगे। और ये सारे इसलिए चलते रहते हैं क्योंकि एक तो पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, पुलिस, क्रिमिनल और पॉलिटिक्स, ये 3 चीज़ों का जो एक ट्रायंगल बन जाता है। ये ट्रायंगल की वजह से मीन्स पॉलिटिशियंस जो हैं वो क्रिमिनल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्रिमिनल्स को अगर पुलिस पकड़ लेती है तो फिर पुलिस को छोड़ने का आदेश पॉलिटिक्स से मिल जाता है। क्रिमिनल्स जो हैं वो इनको हफ्ते और जो भी कहते हैं पैसे वैसे करप्शन के प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये पैसे जो हैं वो हर एक में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ तक भी ये पैसे पहुँचते हैं। तो ये एक पूरा नेक्सस एक लंबे टाइम से चल रहा है। फिर ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें कहीं ना कहीं पुअर ट्रेनिंग भी है पुलिस की। वर्क फोर्स अगर हम देखें तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, करप्शन भी है और रिसोर्सेज भी उनके पास बहुत कम रहते हैं। तो ये सारे एनवायरनमेंट में पुलिस का काम जो है वो काफ़ी डेंजरस हो जाता है। और ये करप्शन और ये सारी चीज़ों की वजह से ये पूरा जो नेक्सस है इसकी वजह से पुलिस जो है वो काफ़ी वीक भी हो चुकी है। आप सिर्फ हमारे देश की पुलिस जो है, हमारे राज्यों की पुलिस जो है उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर देंगे तो ओवरऑल गवर्नेंस की क्वालिटी भी इंप्रूव हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बन सकता है। जो 7 रिफॉर्म्स के बारे में हमने बात की थी, प्रकाश सिंह साहब एक आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने ये केस फाइल किया था 2006 में। सुप्रीम कोर्ट ने 7 पुलिस रिफॉर्म्स का आदेश दिया था, लेकिन आज भी ये रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं। व्हाट अबाउट WHO? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये क्लियरली बता दिया है कि चाइना जो है ये सीक्रेसी, डिसेप्शन और कवर अप में एंगेज्ड हैं, या फिर ये सारी चीज़ें करता रहता है। और उन्होंने WHO के बारे में ये बताया कि WHO चाइना सेंट्रिक हैं। लेटेस्ट एविडेंस जो सामने आए हैं वो ये हैं कि WHO फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है, और चाइना जो है जितना हमें लग रहा था कि छुपा रहा है उससे कई ज़्यादा चीज़ें उन्होंने छुपाने की कोशिश की है।
WHO ने तो 30 जनवरी को चाइना को खुलेआम उनकी तारीफ़ की थी, लेकिन अब एविडेंस ये हमें सामने जो आए हैं उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं मिलीभगत थी दोनों की, WHO की और चाइना की। आपको दिलाना चाहूँगा कुछ दिनों पहले की हमारी डिस्कशन, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे चाइना ने WHO में अपने लोग जो हैं वहाँ पर स्टाफ के तौर पर वहाँ पर इंजेक्ट कर दिए हैं, तो इसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस जो है वो वहाँ पर बढ़ने लगा है। While it is also said China was setting a new standard for outbreak response and called the quick sharing of whole genome sequence data of the virus as very impressive, independent investigation revealed a different situation. China was not very forthcoming. यहाँ पर जो WHO ने तारीफ़ की थी चाइना की, ये सारी तारीफ़ें जो हैं वो अब झूठी साबित हो रही हैं। अर्ली नवंबर 2019 से कोरोना वायरस जो है वो स्प्रेड होने लगा था, लेकिन हमें पूरी दुनिया को लगभग जनवरी में इसके बारे में पता चला, तो तब तक फ़्लाइट्स चल रही थी और कितने सारे लोग, कोरोना वायरस वाले लोग जो हैं वो दुनिया के हर एक देश में अलग अलग जगहों पर ट्रैवल कर चुके थे। ये एक न्यूज़ आइटम है जो मैंने इस एडिटोरियल के साथ ज्वाइन कर दिया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लैश्ड आउट एट चाइना फॉर इट्स हैंडलिंग ऑफ कोरोना वायरस। बहुत ही नाराज़ हुए हैं मिस्टर ट्रंप, और उन्होंने बताया है कि यूएसए में आज 2.93 मिलियन लोगों को, लगभग 30 लाख लोगों को ये कोरोना वायरस हो चुका है। इसके पीछे मेन रीज़न है चाइना ने अगर टाइम पर बताया होता तो इसको एक हद तक कंट्रोल किया जा सकता था। बिफोर द नेक्स्ट हेल्थ क्राइसिस, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। क्या आपको पता है कि चाइना में कोविड-19 से भी ज़्यादा एयर पोल्यूशन की वजह से लोग मर गए हैं या फिर मरते हैं। न्यूयॉर्क सिटी अगर आप देखें, इटाली का जो नॉर्दर्न प्रोविंस है, मैं एक बीबीसी में प्रोग्राम सुन रहा था तो उसमें भी था कि इटाली का एक नाम मैं भूल गया, आई थिंक इट वाज नॉट मिलान बट सम अदर सिटी। तो उसमें यह था कि मीन्स कार इटालियंस जो हैं, खास करके उस पर्टिकुलर सिटी के जो लोग हैं वो कार को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं। उनके पास मीन्स हर एक घर में आपको 2-3 कार्स देखने को मिलेंगी। तो एयर पोल्यूशन जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है उस सिटी में। और यहाँ पर अब एक नई रिसर्च सामने आई है कि एयर पोल्यूशन, कोविड-19 इन्फेक्शन और डेथ रेट्स का एक रिलेशनशिप है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसकी इम्पैक्ट हमें दूसरे शहरों पर भी देखने को, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, गुजरात के कुछ शहर हैं, अहमदाबाद, तमिलनाडु के शहर हैं, तो उनको देखेंगे तो ये एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट भी यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। कोविड-19 का इन्फेक्शन भी यहाँ पर ज़्यादा है। दुखद बात भारत के लिए ये है कि दुनिया के 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में से 14 सिटीज़ तो सिर्फ आपको भारत में देखने को मिलते हैं। क्या आपको पता है कि हर साल 9 मिलियन यानी कि 90 लाख लोग, लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। और दुनिया का सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, सबसे जो हम कह सकते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट मीन्स होने लगी हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई देश होगा, देशों का जो लिस्ट है तो उसमें 5th रैंक के ऊपर है हमारा देश भारत। और PM जो है, PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर, PM 2.5, तो इसकी साइज़ जो है ये 2.5 की होती है, माइक्रोमीटर्स, 2.5 माइक्रोमीटर की साइज़ होती है। तो ह्यूमन जो नोस्ट्रिल हैं उसमें जो एक पूरी जो फिल्टर की सिस्टम है, छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं, ह्यूमन हेयर्स की साइज़ होती है 70 माइक्रोमीटर्स। तो 70 माइक्रोमीटर्स और 2.70 माइक्रोमीटर्स का आपका फिल्टर सिस्टम है और ये पोल्यूटेंट्स जो हैं इनकी साइज़ है 2.5, तो ये ईजिली बाईपास करके आपके लंग्स तक पहुंच जाएंगे और फिर कैंसर और ये सारे डिजीज़ जो हैं वो हमें हो सकते हैं। लोकस्ट स्वॉर्म के बारे में भी आप जानते हैं कि साउथ एशिया, खास करके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के पार्ट में, ईरान में, इंडिया में ये जो लोकस्ट स्वॉर्म का जो कहर है तो इसके पीछे भी क्लाइमेट चेंज है। यूरोप में पहली बार 2010 में डेंगू जो है उसका लोकल ट्रांसमिशन देखने को मिला था। इसकी वजह भी ग्लोबल वार्मिंग है। और भारत जैसा देश काफ़ी वल्नरेबल है क्योंकि हम एक तो नेचुरल रीज़न से भी वल्नरेबल है, दूसरी तरफ हमारी जो हेल्थ सिस्टम है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। वी आर स्पेंडिंग जस्ट 1.6% ऑफ आवर GDP। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 के हिसाब से मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फेल द टेस्ट ऑफ रेडीनेस ऑफ हेल्थ डिज़ास्टर को लेकर जो प्रिपेयर्डनेस है उसमें हम फेल हो गए हैं इस इंडेक्स में। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल और
चाइना के फॉरेन मिनिस्टर यांग ई के बीच में बॉर्डर को लेकर डिस्कशन हुई, टेलीफोनिक डिस्कशन। चाइनीज़ आर्मी धीरे धीरे जो अपने अपने टेंट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिमूव कर रही हैं। साइबर इंसिडेंट्स के बारे में चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के गुलशन राय साहब ने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स शेयर किए हैं। यूएसए के जो एनएसए थे जॉन बोल्टन साहब, उन्होंने भी चाइना के बारे में काफ़ी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला साहब ने ये जो डिप्लोमेटिक कैलेंडर डिस्टर्ब हो गया कोविड-19 की वजह से और ऑनलाइन डिस्कशन हो रही है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं। अफगानिस्तान के अशरफ गानी साहब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को थैंक यू कहा है और कोविड-19 रिलेटेड और ज़्यादा मदद की मांग की है। और कुछ हेडलाइंस हैं यहाँ पर। एक है कोरोना कैन स्प्रेड वाया एयर, ये एक बहुत ही डेंजरस खबर है। एग्ज़ाम्स जो हैं वो यूजीसी के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। हमारे देश में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को हमने टेस्ट कर लिया है कोरोना वायरस को लेकर। और यहाँ पर है कि जो डिश वॉशर, वैक्यूम क्लीनर, जो डू इट योर सेल्फ टाइप ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी उसकी बिक्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।